नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट का टॉपिक जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था पर आज मैं अपना व्याख्यान देना चाहूँगा। जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था पश्चिमी न्याय व्यवस्था से अलग दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि साम्यवादी कानून और परंपरागत कानून की धारणाओं में कुछ अंतर देखने को मिलता है। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार कानूनी मानवीय आचरण के सार्वभौमिक नियम हैं। ये भौतिक दशाओं से स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, जबकि साम्यवादी मान्यता के अनुसार कानून एक वर्गीय धारणा है और ये वर्ग की वह इच्छा है जो संविधि का रूप धारण कर चुकी है। पूंजीवादी राज्यों के कानून केवल बुजुर्ग वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व एवं रक्षा करते हैं। इनके माध्यम से सर्वहारा वर्ग के शोषण किया जाता है। इसके विपरीत साम्यवादी राज्यों में कानून का लक्ष्य सर्वहारा वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व और समाजवाद के शत्रुओं से उसकी रक्षा करना है। अतः चीन की न्याय व्यवस्था का स्वरूप वैधानिक नहीं होकर राजनीतिक ज़्यादा दिखाई देता है। जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जिनको मैं निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। साम्यवादी वैधानिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि साम्यवादी विचारधारा के अनुसार राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसका कार्य एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन की स्थापना व उसकी रक्षा करना होता है। इसमें राज्य का कार्य केवल व्यक्ति का अधिकार की रक्षा करना नहीं है या प्राकृतिक कानूनों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि साम्यवादी चीन विचारधारा को मान्यता दी गई है कि कानून सदैव ऐसा होना चाहिए जिससे साम्यवादी की जड़ें अधिक से अधिक मजबूत हो सकें, चाहे उसके द्वारा व्यक्ति की पूर्णतः राज्य का अधीन क्यों न बना दिया जाए। इस बात पर यह जोर देता है। इसी तरह से अगला है न्यायपालिका पर साम्यवादी दल का नियंत्रण। चीन की जो न्यायपालिका है उस पर साम्यवादी जो दल है उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण है। न्यायपालिका की पृथकता और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता विधि के शासन और नागरिक स्वतंत्रता रक्षा के लिए नितांत अपरिहार्य समझे जाते हैं और न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की जाती है। लेकिन साम्यवादी देशों में न्यायपालिका के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था की रक्षा का कार्य किया जाता है। अतः चीन में ये व्यवस्था है कि वहाँ अधिक क्रांति विरोधियों को उनके सामने लाया जाता है। न्यायपालिका एक तरह से सरकार के अधीन काम करती है, सरकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष और कार्य नहीं कर पाती है। अगला है लोक उत्तरदायित्व। पाश्चात्य राज व्यवस्थाओं में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है और वे व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। लेकिन चीन में न्यायाधीशों के संबंध में लोक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। अनुच्छेद 128 के अनुसार जन न्यायालय अपने अपने स्तर पर जन कांग्रेस और उनके स्थायी अंग स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी हैं। विभिन्न स्तरों पर जन कांग्रेस द्वारा जनवादी न्यायालय के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है और पदच्युत की जाती है। व्यवस्थापिका के प्रति न्यायाधीशों का उत्तरदायित्व समाजवादी व्यवस्था के वाले देशों द्वारा विशिष्ट रूप से अपनाया जाता है। इसी तरह से समझौता और मध्यस्थता की प्रणाली। चीन की न्याय प्रणाली एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह समझौता और मध्यस्थता की प्रणाली पर कार्य करती है। समझौता समितियां स्थापित की जाती हैं। इन समितियों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और ये समितियां वादी और प्रतिवादी की सहमति से बहुत बड़े पैमाने पर छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा करती हैं। इसी तरह से कानूनी पेशा का समाजीकरण। साम्यवाद की स्थापना के पहले कॉमितांग शासन व्यवस्था में कानूनी पेशे के लोग संपत्तिशाली वर्ग से आते थे और इस कारण क्रांति के बाद शुरू के दिनों में कानूनी पेशे की शुरुआत शत्रुता की दृष्टि से देखा गया। लेकिन 1954 के दिनों में कानूनी पेशे के प्रति सरकारी रवैये में परिवर्तन हुआ। कानूनी पेशे से संबंधित नियम बनाए गए और इस पेशे को सहकारी आधार पर गठित करते हुए वकील संघों का निर्माण किया गया। इसी तरह से न्यायालयों की पिरामिड जैसी संरचना। चीन की न्याय व्यवस्था का संगठन एकीकृत आधार पर किया गया है और जनवादी केंद्रवाद का सिद्धांत न्यायपालिका पर लागू होता है। संविधान द्वारा सर्वोच्च जन न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय और विशेष न्यायालय इन
3 स्तरीय ढांचों को एक ही सूत्र में पिरोया करता है। इसी तरह से न्यायाधीशों का निश्चित काल के लिए निर्वाचन। ऐसा समझा जाता है कि न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा जीवन पर्यंत या सेवानिवृत्ति की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है, किंतु चीन में न्यायाधीशों का वहाँ का राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थिति स्थायी समिति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन किया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन के अभाव। चीन की न्यायपालिका में स्वतंत्र नहीं है और उसकी स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। उसे संविधान और कानून की व्याख्या करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, जो सामान्यतः अन्य राज्यों में प्राप्त होती है। चीन में कानूनों की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करने के बजाय राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति को प्रदान की गई है। खुली न्याय कार्यवाही। संविधान में लिखा है कि चीन में जनवादी न्यायालय के अधिवेशन खुले रूप से होकर लोगों के सामने होते हैं, गुप्त नहीं होकर लोगों के सामने होते हैं। जिन मुकदमों में देश की रक्षा खतरे में पड़ती हो, केवल उनकी सुनवाई गुप्त रूप में की जा सकती है। वे मुकदमे जो खुले तौर पर होते हैं, उनमें जनता के किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपराधी को अपनी रक्षा का अधिकार है। स्थानीय भाषा में कार्य संचालन। चीन में न्यायालयों में 1 या 2 भाषाएं ही संवैधानिक रूप से मान्य होती हैं, परंतु चीन के नागरिकों को न्यायालय में अपनी भाषा में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थानीय न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा से अनभिज्ञ है, तो न्यायालय उसके लिए द्विभाषीय का प्रबंध करता है। क्षेत्रीय स्थानीय न्यायालयों में कार्यवाही वहाँ की स्थानीय भाषा में चलाई जाती है। अब आता है चीन के न्यायालयों का संगठन एवं कार्य। संविधान के अनुसार चीन में जनवादी गणराज्य में 3 प्रकार के न्यायालय हैं: सर्वोच्च जन न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय और विशेष जन न्यायालय। इन तीनों की रचना कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक वर्ग के न्यायालय का अपना एक अध्यक्ष होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सभी स्तर के जन न्यायालय अपने स्तर पर जन कांग्रेस और उसके स्थायी निकाय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सर्वोच्च जन न्यायालय। सर्वोच्च जन न्यायालय चीन का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इनका निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है और कांग्रेस इनको पद से हटा सकती है। संविधान में सर्वोच्च जन न्यायालय की शक्तियाँ एवं अधिकार क्षेत्र का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इतना ही कहा गया है संविधान में, सर्वोच्च जन न्यायालय उच्चतम न्यायालय न्यायिक संगठन है और ये स्थानीय न्यायालयों और विशेष न्यायालयों के न्यायिक कार्यों की देखरेख करता है। इसी तरह से अगला है स्थानीय जन न्यायालय। स्थानीय जन न्यायालय भी 3 तरह के न्यायालय होते हैं: बुनियादी या मूल जन न्यायालय, मध्यवर्ती जन न्यायालय, उच्चतर जन न्यायालय। बुनियादी मूल जन न्यायालय काउंटी, नगर पालिका जिला स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। मध्यवर्ती न्यायालय प्रांतों, स्थानीय प्रदेशों के केंद्र सरकार के प्रदेशों के अधीन न्यायपालिका और नगर पालिका और स्वायत्त क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। उच्चतर जन न्यायालय। प्रत्येक प्रांत में उच्चतर जन न्यायालय की व्यवस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक या अधिक उपाध्यक्ष, बेंचों के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायालयों की भांति उच्चतर जन न्यायालय में भी फौजदारी विभाग और दीवानी विभाग होता है। आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग स्थापित किए जाते हैं। ये न्यायालय उन मुकदमों को सुनते हैं जो कानून के अनुसार इनके मौलिक अधिकार में आते हैं। विशेष जन न्यायालय सैनिक न्यायालय, रेल न्यायालय तथा जल परिवहन न्यायालय विशेष जन न्यायालय की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चीन की न्याय व्यवस्था दुनिया के अन्य न्यायाधीश व्यवस्था की तुलना में अलग देखने को मिलती है। धन्यवाद।